नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्रा और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण की 142 सीटों पर वोटिंग जारी है। पिछले चरण की तरह, यानी जो पहले चरण में मतदान हुए थे, 2 चरणों में पश्चिम बंगाल में मतदान होने हैं। दूसरे और अंतिम चरण में सुबह 11 बजे तक 40% वोटिंग हो चुकी है। यानी पहले चरण की ही तरह बम्पर वोटिंग की खबरें आ रही हैं, अनुमान लगाए जा रहे हैं। सुबह 11 बजे तक अगर 40% लोगों ने मतदान कर लिया है तो इसका मतलब शाम 5 बजे 6 बजे तक मतदान का प्रतिशत कहां तक पहुंचेगा। पिछले चरण में 93% से ज्यादा मतदान हुआ था और ये 142 सीटें हैं, बहुत ही निर्णायक सीटें हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में यानी 2021 के चुनाव में यहां ज्यादातर सीटों पर तृणमूल कांग्रेस की जीत हुई थी। यानी एक तरफा जीत अगर कहा जाए तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सिर्फ 18 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल मिली थी, बाकी सभी सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी। और इस बार भी ये उम्मीद तृणमूल कांग्रेस जता रही है कि वो क्लीन स्वीप करने वाली है इस चरण के जो सीटें हैं यहां पर। लेकिन इसी चरण की सीटों में सबसे ज्यादा वहां पर विवाद देखने को भी मिल रहा है। कई जगहों से वहां पर हिंसा की भी खबरें आ रही हैं, धांधली की भी खबरें आ रही हैं। और जिस तरीके से पूरी की पूरी मशीनरी केंद्रीय बलों को और केंद्रीय अधिकारियों को, कर्मचारियों को सौंपी गई है, दूसरे राज्यों के कर्मचारियों को सौंपी गई है, उसको लेकर वहां पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन क्या कुछ ताजा अपडेट है, उस पर पहले बात करते हैं। उसके बाद मतदान किस तरीके से वहां चल रहा है, क्या कुछ खबरें आ रही हैं मशीनों की गड़बड़ी से लेकर और तमाम तरह की धांधली की जो खबरें आ रही हैं उस पर भी बात करेंगे। ताजा अपडेट आपको बता देते हैं कि 11 बजे तक, सुबह 11 बजे तक का जो चुनाव आयोग का अपडेट है, मतदान प्रतिशत है, वो 40% है। अब सीधे लग रहा है अमलेंदु जी की ये पिछले पहले चरण की तरह बम्पर वोटिंग इस बार भी ऐतिहासिक वोटिंग होने जा रही है। हाँ, बिल्कुल समीर जी, लग ही रहा है कि पिछले प्रथम चरण की तरह ही बम्पर वोटिंग होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा चुनाव जो है वो SIR पे केंद्रित हो गया है समीर जी। और एक ज़बरदस्त तरीके से कहा जाए कि SIR के खिलाफ लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है, तो लोग उस गुस्से की भी बाहर निकालने के लिए आ रहे हैं। हमारी संवाददाता वहाँ से जुड़ी हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, संगीता मजूमदार, तो उन्होंने जिन लोगों से बातचीत की, अधिकांश जो थे वो यही कह रहे थे कि इस SIR के खिलाफ उनका ये मतलब एक तरीके से पड़ रहा है। तो ये पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिस तरह से बसों में भरकर बाहर से लोग जा रहे थे, तो सबसे बड़ी वजह यही थी कि लोगों को आशंका थी कि अगर इस बार वो वोट नहीं डालेंगे तो अगली बार वो भी SIR से बाहर कर दिए जाएंगे। SIR से बाहर कर दिए जाएंगे। दूसरा, ये ममता बनर्जी ने लगातार इसको मुद्दा बनाए रखा। और हम लोगों ने उनकी बाइट सुनवाई थी समीर जी की। आखिरी दिन भी जो थी, ममता बनर्जी कह रही थी कि आप वोट डाल के आएँ तो उसका वोट डालने का जो सर्टिफिकेट है, जो है, उसकी जीरोक्स अपने पास संभाल के रखिएगा, वरना ये NRC करेंगे, उसमें आपको निकाल के बाहर कर देंगे। तो ये बड़ा लोगों के अंदर खतरा जो था वो देखने को मिला। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो SIR हुई, एक तरीके से कहा जाए समीर जी, फिर तो न्यायिक अधिकारियों ने किया और लगभग 27 लाख नाम जो थे वो काट दिए गए। उसके बावजूद उसके बाद लोगों के अंदर एक अजयब किस्म की बेचैनी वहाँ देखने को मिल रही थी। तो उसकी भी परिणति इस बम्पर वोटिंग के तौर पर होने जा रही है। और लगभग 27 लाख से ज़्यादा नाम काट दिए गए, तो उसका भी परसेंटेज पे अंतर पड़ता है। पिछली बार भी 82% था, तो उस हिसाब से भी बढ़ना था। लेकिन ये मुझे लगता है कि 90 से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि जो प्रथम चरण का मतदान था उसमें भी 11 बजे तक 39% के आसपास मतदान हुआ था और अभी 40 से ऊपर थोड़ा सा पहुंच चुका है। तो यानी ये पिछले से ज़्यादा ही दिखाई पड़ रहा है। दूसरा, जिस तरीके से वहाँ केंद्रीय पुलिस बल जो थे उनकी तैनाती की गई, उसका भी एक रिएक्शन जो है समीर जी वो देखने को मिला है। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा उसका रिएक्शन जो है देखने को मिला है। और लोग कह रहे हैं कि ठीक है, आपके ये जो बूथ कब्जाने की कोशिशें हैं, ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय बलों के जरिए भारतीय जनता पार्टी बूथ कब्जाने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ जनता का प्रतिवाद जो है वो भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर अभी वोटिंग चल रही है, जगह जगह लंबी कतारें वहाँ लगी हुई है। 40%, 11 बजे तक, 7 बजे सुबह मतदान शुरू हो रहा है। 4 घंटे के भीतर अगर 40% लोगों ने अपना वोट डाल दिया है तो ये समझ में आ रहा है कि ये मतदान को लेकर लोगों में कितना उत्साह है और कितना उसको लेकर आगे वो बढ़कर मतदान कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, पश्चिम बंगाल में वैसे भी मतदान प्रतिशत दूसरे राज्यों की तुलना में ज़्यादा रहता है, लेकिन बहुत बड़ी वजह इसके पीछे SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो चुनाव आयोग ने किया। और जो उसके पीछे जो मंशा कहीं बताई जा रही है कि चुनाव आयोग की ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा TMC समर्थक लोगों के वोट काट दिए जाएं। और इस पर अपील भी हुई। 36 लाख अपीलें लोगों ने दायर की, लेकिन उनमें से महज
1600 लोगों को उनकी अपीलों पर उनको फिर से वोटिंग राइट्स मिले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको लेकर पश्चिम बंगाल में लोग चुनाव में वोट डाल रहे हैं। बाहर से आए लोग, कोई नहीं चाह रहा है, कोई ये कोशिश कर रहा है कि मतदान से वो छूटने पाए। पहले चरण में भी हम लोगों ने देखा और इस दूसरे चरण में भी। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा अमलेंदु जी जो इस चुनाव में दिखाई पड़ रहा है, लगातार हम लोग देख रहे हैं, वहां से जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि यहाँ बंगाली और बाहरी का जो मुद्दा है ये सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। और इस चुनावी मुद्दे में उलझकर बीजेपी ने कई ऐसे काम किए हैं जो उसको आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों में भी नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल समीर जी, दूसरे राज्यों में नुकसान उठाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या हुई समीर जी, इस बंगाल के चुनाव में जिस तरीके से जो केंद्रीय ऑब्जर्वर के नाम पे अधिकारी भेजे गए, तो ये सारे अधिकारी विपक्ष की हिट लिस्ट में आ गए कि ये सब बीजेपी के पक्के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। तो मोदी जी जब जाएंगे उसके बाद इन अधिकारियों का क्या होगा ये इनको सोच लेना चाहिए, क्योंकि ये आरोप लग रहे हैं। ममता बनर्जी ने तो साफ तौर पे कहा है कि बाहरी जो ऑब्जर्वर लाए गए ये बीजेपी के गुंडों की तरीके से काम कर रहे हैं। यही शब्द इस्तेमाल किए ममता बनर्जी ने, ये मेरे शब्द नहीं है, ममता बनर्जी के शब्द हैं कि बाहरी ऑब्जर्वर जो लाए गए ये बीजेपी के गुंडों की तरीके से काम कर रहे हैं। और खासतौर से एक अधिकारी जो था उत्तर प्रदेश से भेजा गया, उसको लेकर तो बहुत ही ज्यादा वहाँ आपत्तियां दर्ज कराई गई। तो धमकाने का अंदाज भी बिल्कुल ये अभी हो सकेगा, वो अगर विजुअल होगा तो हम लोग दिखा भी देंगे। तो ये आरोप उनके निराधार नहीं है, ये चीजें लगातार दिख रही हैं। और कुछ तमाम ऐसी तस्वीरें आई, वीडियो आए, हालांकि हम लोग उसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग बीजेपी के लिए वो पर्चे बांट रहे हैं और वोट देने की अपील कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इस तरह की चीजें भी आई कि वो बीजेपी के पर्चे बांट रहे हैं। और चूंकि वो सोशल मीडिया पे, आपने भी जैसे कहा समीर कि सोशल मीडिया पे बहुत सी चीजें वायरल होती रहती हैं, उनकी पुष्टि ऐसे कैसे कर दिया है, तो पुष्टि तो हम इस तरीके से नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है समीर जी कि जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं उससे एक चीज़ तो स्पष्ट हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से इस चुनाव को जीतना चाहती है, लेकिन वो जीत शायद नहीं पा रही है। इस तरीके की खबरें भी आ रही हैं। और जो हाव भाव आप जिसको कह सकते हैं समीर जी, बॉडी लैंग्वेज जो है वो गृह मंत्री की बता रही है। और प्रधानमंत्री आज जिस तरीके से काशी में पहुंच के डमरू बजा रहे हैं, डुगडुगी बजा रहे हैं, उस डुगडुगी बजाने से भी समझा जा सकता है कि नगाड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में फट चुका है। बिल्कुल। और इधर देखते हैं क्या कह रही हैं महुआ मोइत्रा, तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं। बहुत बम्पर वोटिंग हो रही है पश्चिम बंगाल में। जाहिर सी बात है कि तृणमूल कांग्रेस भी उत्साहित है। हालांकि बम्पर वोटिंग का मतलब कई बार ये होता है कि वो एंटी इनकम्बेंसी के लिए भी बम्पर वोटिंग होती है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस इस बार उत्साहित दिख रही है। उत्साह के पीछे ये है सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि पश्चिम बंगाल के लोगों को जिस तरीके से वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता, भाषा पर एक तरीके का एक आक्रमण होने की आशंका जताई जा रही है, तो उनको यह भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनके वोट, उनके वोटिंग राइट्स भी छीन लिए जाएंगे। इसलिए भी ये बम्पर वोटिंग हो रही है। कोई नहीं चाहता, वहां पर बाहर रह रहा है वो भी, कि अगर वो वहां पर वोटर लिस्ट में है, उसका वहां की मतदाता सूची में है, तो वो ना वोट दे। सबकी कोशिश ये है कि वहां जाए। और इसीलिए पहले चरण के मतदान में भी इतनी बम्पर वोटिंग हुई है और दूसरे चरण के मतदान में भी। तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं, बल्कि ये भी बम्पर वोटिंग ये प्रो इनकम्बेंसी की ओर जाती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसा तमाम विश्लेषकों का, ग्राउंड रिपोर्ट्स का ये कहना है। सुन लेते हैं महुआ मोइत्रा क्या कह रही हैं आज के मतदान के बाद। I can't do NI first. Single or I can't do NI. I can't do NI single. शुरू कीजिए। क्या है, अच्छी या बुरी है, पर ये सच्चाई है कि हम यहीं रहते हैं। और यहाँ पे आज आपने देखा है कि मोटर बाइक अलाउड नहीं किया है, इसीलिए। और मुझे खुद मोटर बाइक चलाना तो आता नहीं है, तो सवारी का होके आना पड़ता। और यहाँ पे सवार तो आज अलाउड नहीं है, तो फिर टोटो ही रहा है। और मेरा घर बूथ के बहुत ही पास है, या तो हम चल के आते हैं या टोटो में आए। फर्स्ट फेज में वोटिंग परसेंट काफ़ी हाई रहा, आपका क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या आपका अनुमान है सेकंड फेज में वोटिंग परसेंट क्या रहने वाला है? देखिए, इस बार जो ये हम लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई में लोग शामिल है। 27 लाख वोटर को काटा दिया गया है, तो और पहले 60 लाख। तो अब जो वोटर लिस्ट में जिनके नाम रह गए हैं वो डेफिनेटली सब 100% वोट देने आएंगे। इसीलिए वोटिंग परसेंटेज तो बहुत हाई होना ही है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। और आपका अनुमान क्या है इस बार जो बंगाल में? देखिए, आप लोग कुछ देख रहे हैं, आपको तो खुद दिखाई दे रहा है कि इस बार हर लोग जो हैं वो सबको ही एक, इंग्लिश में कहते हैं ना, रिवेंज वोटिंग, प्रतिशोध लेने का वोट दे रहे हैं। क्योंकि लास्ट 5 महीनों से
केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने जो मजाक किया है लोगों के साथ, लोकतंत्र के साथ, लोग उनका अच्छा कड़ी जवाब लोग देंगे और बल्कि पहले फेज़ में ऑलरेडी दे चुके हैं। तो आज वो होने वाला है। सो जो काम हमने शुरू किया था पहले फेज़ में वो सेकंड फेज़ में ख़त्म होने वाला है। पीसफुल वोटिंग चल रहा है, लेकिन करीमपुर के में ही एक जगह से तस्वीर आई है जिसमें आईएसएफ के बूथ एजेंट को कहा जा रहा है कि टीएमसी के लोगों ने ठीक किया है। वो तो रोज़ सुबह से कहते हैं कि हमारे बूथ एजेंट ने ये किया है। जहाँ पे चुनाव आयोग ने सारा देश के ऊपर ऐसा जुल्म कर रहे हैं, तो ये पता नहीं मुझे। अभी आप तो पता है मुझे 7 बजे अभी मैं आई हूँ, जाके कंट्रोल रूम देखूंगी, ये पता नहीं क्या हुआ है, मुझे पता नहीं। इलाका है, मैंने कई वोटरों से बात किया, उनकी बहुत पुरानी मांग है कि करीमपुर को रेलवे लाइन की फैसिलिटी मिले। हम तो यही बोल रहे हैं 12 साल से मोदी का सरकार है, 12 साल से। सिर्फ यहाँ ही मत पूछिए, यहाँ से नेक्स्ट वाला असेंबली जाइए तेहट्टा, उसके बाद वाला जाइए आप चापड़ा, ये जो पूरा लाइन में है 100 किलोमीटर कृष्णनगर से यहाँ पे, ये बिल्कुल बिछड़ा हुआ है पूरे एरिया से। वो यहाँ पे 10 लाख लोग रहते हैं, ये 3 असेंबली में पूरा बिछड़ा हुआ है। 12 साल से मोदी सरकार, ममता बनर्जी जब रेलवे मंत्री थी उन्होंने इनका पास भी किया था, बजट में भी दिया था। और पिछले 12 साल से बीजेपी की सरकार है, 12 साल से रेल मंत्री उनके हैं, 5 साल तक तो शायद अश्विनी वैष्णव जी ही हैं। मैंने बार बार संसद में ये मांग उठाई है, 2 करोड़ रुपया देके इसका फिजिबिलिटी स्टडी भी हुआ है। पर बीजेपी क्या कहते हैं, हर बार लॉलीपॉप देके बोलते हैं कि करीमपुर के लोगों हमें जिताओ फिर हम देंगे। तो हम कहते हैं कि अगर ममता बनर्जी सबको बोलती ना कि हमें जिताओ फिर हम लक्ष्मी भंडार देते, तो यहाँ पे जो 2.5 करोड़ महिलाओं को लक्ष्मी भंडार मिलते हैं, सबको मिलते हैं। ममता बनर्जी ये नहीं देखती कि कौन मुझे वोट देता है, कौन मुझे वोट नहीं देता है। तो 12 साल से जो बीजेपी सरकार गद्दे पे बैठे हुए हैं, वो आज आके करीमपुर जैसा जगह, जबकि कितनी पुरानी मांग है, ममता बनर्जी ने ऑलरेडी ये अभी तक दिया नहीं। तो इस तो ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हैं महुआ मोइत्रा अमलेंदु जी कि ये एक रिवेंज वोटिंग है, और रिवेंज किससे लिया जा रहा है? चुनाव आयोग से। ये बहुत गंभीर बात है। एक संवैधानिक संस्था के प्रति वहाँ की एक सबसे बड़ी जो राजनीतिक पार्टी है वो किस तरीके से अविश्वास कर रही है, और बड़ी पार्टी नहीं बल्कि वहाँ की जनता, वहाँ के लोग, वहाँ के आम मतदाता। ये गंभीर मुद्दा है और ये वास्तव में बहुत बड़ा मुद्दा है पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान। बिल्कुल राजीव जी, पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान, हाँ समीर जी, बिल्कुल ये बड़ा मुद्दा है, और इतना बड़ा मुद्दा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के हलक में आ गया है एक तरह से देखा जाए। और 4 मई के बाद मोदी जी का तो पता नहीं छुट्टी होगी कि नहीं होगी, लेकिन ज्ञानेश कुमार के ऊपर संकट जरूर आ सकता है समीर जी, चूंकि अगर बीजेपी को नहीं जिता पाए बंगाल में, उसके बाद ज्ञानेश कुमार की मुसीबत बढ़ जाएंगी। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगातार हो रहे हैं। अब समीर जी, तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी की एक बाइट को जारी करते हुए और ये आरोप लगाया है कि जो बाहरी ऑब्जर्वर हैं वो बीजेपी के निजी गुंडे बन गए हैं। पहले हम लोग वो ट्वीट देख लेते हैं अंग्रेजी में, आप उसका हिंदी बता दीजिएगा, और फिर ममता बनर्जी की 20 सेकंड की एक बाइट है वो भी हम लोग सुन बिल्कुल। वो कह रही हैं कि यहाँ पर ममता बनर्जी कह रही कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मारा पीटा जा रहा है, उनके घरों में तलाशी ली जा रही है। देखते हैं तृणमूल कांग्रेस का वो ट्वीट क्या उसमें लिखा हुआ है। ममता बनर्जी को भी सुनेंगे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के इस ट्वीट में लिखा हुआ है कि बीजेपी इस चुनाव में दिन दहाड़े धांधली करने के लिए पूरी ऑब्जर्वर मशीनरी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, और ये बाहरी पर्यवेक्षक भाजपा के निजी गुंडे बन गए हैं जो खुलेआम हमारे झंडे, बैनर और होर्डिंग्स फाड़ रहे हैं, हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं और मतदान एजेंटों को डरा रहे हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेने से रोकने के लिए क्रूर धमकियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे बंगाल को भय और दमन के माहौल में डुबोने की कोशिश कर रहे हैं। ये गंदी चालें बंगाल में पहले भी भाजपा आजमाई जा चुकी हैं और हर बार बुरी तरह विफल रही हैं। इस बार भी वे बुरी तरह विफल होंगी। बंगाल आपके आयातित पर्यवेक्षकों या आपके केंद्रीय गुंडों से नहीं डरेगा। आपकी भय की राजनीति और चुनावी धांधली का पर्दाफाश हो चुका है। और ये क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी ने, वो भी सुनते हैं, और उनके जिस बयान को इस ट्वीट में टैग किया गया है, सुन लेते हैं ममता बनर्जी को क्या कह रही हैं। আমরা কন্টেম্পট অফ কোর্টের নোটিশ দিয়েছি, তা সত্ত্বেও কতগুলো অবজারভার এসেছে বাইরে থেকে, বিজেপি যা বলছে তাই করছে। তুমি চক্রবেড়িয়ে গিয়ে দেখেছো আমাদের সব পোস্টার খুলে দিয়েছে, সব এইভাবে ভোট হয়। ভোট তো মানুষ দেবে, পুলিশ দেবে না, সিকিউরিটিও দেবে না। আর কয়েকজনকে নতুন নিয়ে এসছে, তারা যা ইচ্ছে করে যাচ্ছে, টেরোরিজম করছে এলাকায়, এরপরে তো চলে যাবে।
तो ये बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जिन पर्यवेक्षकों को भेजा है वहां पर वो पर्यवेक्षक भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की तरह से काम कर रहे हैं, उस रूप में वो काम कर रहे हैं वहां पर। और ये आरोप लगातार वहां पर लग रहे हैं, खास तौर पर जिस तरह से 2 दिन पहले अजय पाल शर्मा जो IPS ऑफिसर हैं यूपी कैडर के, उनका जो उनका वीडियो आया है वो वायरल हुआ है, उसको लेकर शिकायत भी हुई। इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस हाईकोर्ट में भी गई, हालांकि हाईकोर्ट में उसको स्वीकार नहीं किया गया, कहा चुनाव के बाद इन सब चीजों को देखेंगे। लेकिन ये आरोप बड़े गंभीर हैं, और ये गंभीर इसलिए है कि ये जो एक स्ट्रक्चर है हमारा, ये केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है, ये उसको बहुत बुरी तरीके से उसके लिए घातक है। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, ये केंद्र राज्य संबंधों के लिए बहुत बुरी तरह घातक है, और एक तरह से कहा जाए कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको तोड़ा जा रहा है और संवैधानिक संस्थाओं का इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जिस तरीके से ऑब्जर्वर्स भेजे गए हैं, वो ऑब्जर्वर समझिए एक तरह से कहा जाए लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये समझा सकता है। जो ऑब्जर्वर होते किस लिए थे? कल भी हम लोगों ने वो जो सिद्धू साहब थे, जो पंजाब के पूर्व विशेष सचिव रह चुके, उनका हम लोगों ने ट्वीट दिखाया था, अखिलेश यादव के ट्वीट को रिपोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा था, और उन्होंने कहा था कि भाई हमने 3 जो है लोकसभा चुनाव में जो ऑब्जर्वर के तौर पर काम किया, और हमें एक चीज़ समझाई जाती थी कि आप आँख और कान हैं चुनाव आयोग के, आप मुंह बंद रखेंगे, मुंह नहीं है आप चुनाव आयोग का। लेकिन यहाँ तो मुंह खोला जा रहा है, भद्दे तरीके से खोला जा रहा है मुंह, और आंख और कान शायद बंद है, क्योंकि चुनाव आयोग तक कोई बात पहुंच नहीं रही है। नहीं, चुनाव आयोग के भी आंख और कान बंद है जी हाँ। चुनाव आयोग को भी जो इसको ऑब्जर्वर जाके कर रहे हैं वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो क्या चुनाव आयोग की मिलीभगत हो रहा है? अब जो अजय पाल शर्मा का जिक्र आ रहा है समीर जी, ये बताया जा रहा है कि 17 अप्रैल तक जो लिस्ट जारी हुई थी ऑब्जर्वर्स की, उन ऑब्जर्वर्स में अजय पाल शर्मा का नाम नहीं था। ये अचानक से नाम आया, तो अचानक से नाम क्यों आया? इसका मतलब ऑब्जर्वर की लिस्ट भी ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयोग ने तैयार नहीं की, ये गृह मंत्री ने तैयार की। ये आरोप लग रहे हैं विपक्ष की तरफ से। बहर आप किसने तैयार की उनका यहाँ मतलब जाने, लेकिन अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं और महासचिव भी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है वोट डालने के बाद। उन्होंने कहा कि जो आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ करना चाहिए था, यानी भाजपा को, वो आप बंगाल के लोगों के साथ कर रहे हैं। लेकिन आप बंगाल के लोगों को नहीं जानते हैं, बंगाल भूलता नहीं है, बंगाल आपको माफ नहीं करेगा। हम लोग सुन भी सकते हैं। अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के वो महासचिव हैं, सांसद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन बड़े आरोप लग रहे हैं इन ऑब्जर्वर्स पर जिन्हें भेजा गया है वहां पर चुनाव की देखरेख के लिए। कई ऑब्जर्वर्स के खिलाफ वहां पर थानों में शिकायतें भी दर्ज कराई गई हैं, बहुत ही गंभीर आरोपों के साथ। सुनते हैं अभिषेक बनर्जी को। What you have been asking regarding Falta, the margin will also increase, the voting percentage will also increase, and the voting percentage of Trinamool will also increase. Yes, I will be in the Althola's control. ऐसा लग रहा है कि वो नौसेना और वायुसेना की भाई INS के जो वॉरशिप है और जो रफेल है वो डिप्लॉय करना बाकी है। आप वो भी कर दो। जो चीज आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहिए वो आप बंगाल के लोगों के खिलाफ कर रहे हो और हमें बांग्लादेशी बुलाते हो। तो जो भय और भरोसा की बात करता है, भय और आतंक के परिवेश कौन बना रहे बंगाल में, वो लोग देख रहे हैं और इसका जवाब लोग देंगे। BJP can try every tricks from their rule book. They will fall flat on their faces when the results come out. By Bengal, you don't know the people of Bengal. কলকাতার মেয়রের বাড়িতে রাত্রি 1টার সময় সব জায়গায় হয়েছে, খালি কলকাতার মেয়র কখনো ইডি, কখনো CBI, কখনো CRPF. I am not a political astrologer. I have said Trinamool's tally will increase, Trinamool's vote percentage will increase. I stick to my claim, what I said 1 year back. मैंने जो बोला 1 साल पहले कि तृणमूल का वोट परसेंटेज और जितने सीट 21 पे मिला था उससे ज्यादा और बड़ा बहुमत से तृणमूल चौथी बार सरकार बनाने जा रही है और 4 तारीख को आपसे मुलाकात होगा। चुनाव में मतदान कीजिए, इसको लेकर क्या बोलेंगे? सारी तो भय, अगर वोटर्स के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है तो भय मुक्त इलेक्शन कैसे होगा? तो भय तो आप ही दिखा रहे हो। भाई तृणमूल का बात छोड़ दो, अभी आप ही ने पूछा ना बाली में जनरल वोटर्स के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, वो तो तृणमूल नहीं है। तो आप चाहते ही नहीं हो। अगर 30 लाख लोगों को आपने वोट देने से रोक दिया है तो आतंक और भय का परिवेश कौन फैला रहे? इन लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। 15 लाख का वादा दिया और 1500 करोड़ का पार्टी ऑफिस अमित शाह के पार्टी ने बनाया। तो अगर भय का बात कर रहे हैं तो भय ये फैला रहे हैं और भरोसा दीदी और तृणमूल दे रहे हैं कि आप वोट दीजिए, अपना जो अधिकार है उसका प्रयोग करिए
और बंगाल को ऐसा बहुमत दीजिए कि बंगालियों के साथ, बंगाल के साथ ना इंसाफी करने से पहले ये लोग 100 बार सोचने पे आने वाले दिन में मजबूर हो जाए। ये बहुत गंभीर आरोप वहां पर लग रहे हैं और किस तरीके से कि बंगाल के साथ कैसे एक पूरे बंगाल के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और ये जिस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों का, और हम लोगों ने देखा भी अमलेंदु जी कैसे बख्तरबंद गाड़ियां वहां पर, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज वहां पर इस तरीके से तैनात की गई हैं सड़कों पर, जैसे युद्ध वाली स्थिति हो इस तरह की, और तस्वीरें जानबूझकर दुनिया भर में वो दिखाई जा रही हैं ताकि ये पता लगे कि पश्चिम बंगाल के लोग जो हैं वो लोगों के दिमाग में ये आ जाए कि वो अराजक लोग हैं। नहीं, और इसके जरिए बंगाल को बदनाम करने की कोशिश है कि वो लोग अराजक लोग हैं, अराजक लोग हैं, और बंगाल में हिंसा होती है और बंगाली जो हिंसक होता है ये बताने की, यानी बंगाली अस्मिता पर इसके जरिए भी बीजेपी चुनाव आयोग मिलकर चोट कर रहे हैं समीर जी। तो बंगाली इसका किस तरीके से प्रतिवाद करेगा ये तो बंगालियों को सोचना है, इस बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये संदेश साफ तौर पर जा रहा है कि चुनाव आयोग ने, और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने ट्वीट किया कि 2021 का जो है वो नहीं होगा, जो कुछ हुआ उस तरीके से नहीं होने दिया जाएगा, और तृणमूल कांग्रेस को हम बताना चाहते हैं, इस तरीके से ट्वीट हुआ। ये एक तरीके से समझा गया कि शायद इस चुनाव में एक पार्टी जो है वो चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता भी हैं। अखिलेश यादव ने उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भाई जो ज्ञानेश कुमार के बच्चे हैं वो आगरा में और ग्रेटर नोएडा में जो, हाँ उनको भी सुनेंगे, जो उनको नियुक्तियां मिल रही हैं, क्या ऐसे ही नियुक्तियां मिल जाती हैं? इतनी बड़ी जगहों पे पोस्टिंग कैसे मिल रही? तो ये बहुत गंभीर आरोप लगाया है। ये भी देखिए पूरी उस लीगेसी को चुनाव आयोग की कैसे खारिज कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता, यानी अब तक जितने चुनाव हुए हैं और जितने चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त रहे या चुनाव आयुक्त रहे वो सब नाकाबिल रहे हैं। केवल यही एक चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, जिन्होंने चुनाव कराया है और अपने को बताते हैं कि ये न्यू इलेक्शन कमीशन, हाँ अपने को न्यू इलेक्शन कमीशन बताते हैं, और ज्ञानेश कुमार जी राजीव कुमार को भी मतलब मात देने और खारिज कर रहे हैं कि इससे पहले के सारे जो थे चुनाव आयुक्त जो थे वो टीएन शेषन तक सब नकारा थे, यही एक काम का आदमी आया है, चूंकि इसका चुनाव जो है अमित शाह ने किया है। तो और विपक्ष की भाषा में कहें तो एक तरीके से कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए किसी और ने इतना काम नहीं किया है। बहरहाल ममता बनर्जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए कि कैसे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनके परिजनों के साथ अभद्रता की जा रही है। सुन लेते हैं ममता बनर्जी को क्या कह रही हैं। और उन्होंने कई सारे आरोप लगाए कि कैसे रात में कार्यकर्ताओं के घरों में पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग वहां जा रहे हैं और उनके साथ अभद्रता करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये लगातार ये तृणमूल कांग्रेस का ये आरोप है, और वहां पर किस तरीके से ये सेंट्रल फोर्सेस के जरिए चुनाव कराने की और धमकाने की कोशिश हो रही है चुनाव कराने के नाम पर। ये बार बार ये आरोप वहां पर लग रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद बड़ी संख्या में लोग वहां मतदान कर रहे हैं। और 11 बजे तक की जो खबर है, रिपोर्ट है, उसके मुताबिक अब तक 40% लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। सुनते हैं ममता बनर्जी को क्या कह रही हैं। देखिए कैसे हमारा वर्कर को पिटा है रात में। ऑफिसर इंचार्ज विजयगंज पुलिस स्टेशन भांगोर, जस्ट देखिए जो एट्रोसिटी, कैन यू सी? देखिए एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है। लेकिन ये तो लोकतंत्र को पूरा बालोटा बजा दिया, पूरा इसको एट्रोसिटीज कर दिया। इंटेंशन इज वेरी क्लियर that BJP wants that forcefully to rig the election. But our workers and people are ready to die, but they will not leave the place. तो विजुअल्स दिखा रही हैं, तस्वीरें दिखा रही हैं ममता बनर्जी पत्रकारों को कि कैसे वहां पर परेशान किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है सेंट्रल फोर्सेस की ओर से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को, उनके परिजनों को कैसे वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है। ये सारी स्थितियां, और यही नहीं, वहां पर तो तमाम ऐसे ऑब्जर्वर्स हैं कि इस तरह के धमकाने वाले वीडियो बनाकर वो खुद ही वायरल कर रहे हैं। इसका मतलब कि ताकि जिन्होंने उनको बनाकर भेजा हो उन तक पहुंच जाए कि वो क्या कर रहे हैं। हाँ, उन तक पहुंच जाए, और अमित शाह जी तक खासतौर से पहुंच जाए, चूंकि अमित शाह जी कह रहे हैं कि भाई 60 दिन तक वहाँ CAPF रहेगी, चिंता मत करना। तो 60 दिन तक उल्टा लटकाएंगे। तो बताया जाए कि भाई आपने जो कहा था उल्टा लटकाएंगे, तो उल्टा लटकाने का काम हम कर रहे हैं।
पहले ही कर रहे हैं, चुनाव के बाद तो बाद की बात है, पहले ही कर रहे हैं, तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समीर जी, जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार गुप्ता के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और इस चुनाव को पूरी तरीके से जिस तरीके से लड़ा है चुनाव आयोग ने, यही कहा जाएगा कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से वहाँ लड़ा है, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में चुनाव आयोग भी शामिल है। इस तरीके की अखिलेश यादव की जो मैंने जिक्र किया था, अखिलेश यादव को भी हम लोग सुनेंगे। अखिलेश यादव यही कह रहे हैं समीर जी कि इतनी ज़बरदस्त पोस्टिंग जो कैसे मिल जाती है, और जो अधिकारी भेजे गए हैं उनके कुछ पुराने कारनामे उठाकर जो है उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि तुम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करो। तो ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। तो अखिलेश यादव को हम लोग सुन सकते हैं, फिर आगे बंगाल की ओर चर्चा करेंगे। वहाँ से कुछ और विजुअल्स आए हैं, मार पिटाई के भी हैं, किस तरीके से ईवीएम काम नहीं कर रही हैं, इस तरह के विजुअल्स भी, वो भी हम लोग सब दिखाएंगे। पहले सुन लेते हैं अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, किस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त पर आरोप लगा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वो कुछ अधिकारियों को, ऑब्जर्वर्स को कैसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में रामपुर का चुनाव, उत्तर प्रदेश में सब बाई इलेक्शन लोगों ने देखे हैं, किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने लोगों को निकलने नहीं दिया और वही मॉडल अपनाया जा रहा है। सुनने में आया है कि यूपी के या यूपी के रहने वाले बड़े पैमाने पर अधिकारी जो सेंट्रल फोर्स में हैं, उनको लालच दिया गया है। उन्हें लालच इस बात का भी दिया गया है कि ये चुनाव जिताइए, वोटर्स को रोकिए, हम आपको बड़ा सम्मान देंगे, बड़ा पद देंगे। और मैं आपसे कहता हूं, एक एक अधिकारी की आप जानकारी करना, या उसको लाभ मिला होगा या चुनाव के बाद उसको लाभ मिलेगा। और उन्होंने कहा है कि बंगाल में जितना अन्याय करना चाहते हो अन्याय करो। क्या आपको दिखाई नहीं देता कि इलेक्शन कमीशन के परिवार के लोग कहाँ कहाँ पोस्ट हो रहे हैं? क्या आगरा में पोस्टिंग ऐसे मिल जाती है? क्या नोएडा में पोस्टिंग ऐसे मिल जाती है? क्या परिवार से संबंध नहीं होगा तो डीजीपी बन जाओगे आप? और इसी तरीके से सेंट्रल फोर्स के लोग जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, कई दिनों से कैंप कर रहे हैं, वो सबको लालच दिया गया है या उनकी नस दबाई गई है। और नस यहां तक दबाई गई है कि जो बीजेपी कहे वो करो, और अगर नहीं करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसी का परिणाम है कि एक आईपीएस सोचो नाच रहा है, एक नाच रहा है। सोचो, अमूमन आम लोग अगर नाचे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पत्रकार नाचे कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटिकल लोग नाचे कोई बात नहीं है, लेकिन एक आईपीएस किसके साथ नाच रहा है? सोचिए आप क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? क्यों नहीं कर रहे हैं कार्रवाई? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उनसे कुछ लाभ लेना है, पॉलिटिकल वोट डलवाने हैं। तो ये गंभीर आरोप है कि लालच और ब्लैकमेलिंग या फिर किसी भी तरीके से उनको बीजेपी के पक्ष में काम करने को कहा गया है और वो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब पोस्टिंग की जो बात कर रहे हैं, अब अखिलेश यादव खुद मुख्यमंत्री रहे हैं तो उनसे बेहतर कौन जानता होगा कि कैसे ये सारी पोस्टिंग मिलती हैं और तमाम आरोपों के बावजूद उन जगहों से उनको हटाया नहीं जाता है। लेकिन इन सब के बाद भी बीजेपी वहाँ पर क्या कुछ कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। और यही सवाल पूछा था अरविंद केजरीवाल ने कि अगर इन सब के बाद भी हार जाते हैं तो फिर क्या होगा, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, ये भी बड़ा सवाल है। बहरहाल अभी वहाँ जो जिस तरह की मतदान की खबरें आ रही हैं, खबरें वहाँ पर मतदान की तो उत्साहजनक हैं, लेकिन मतदान के दौरान जो कुछ हो रहा है वो बहुत हैरान करने वाला है। और ये आरोप वहाँ पर तमाम तरह की धांधली के लग रहे हैं पैरा मिलिट्री फोर्सेस के ऊपर, जिनको भेजा गया है खासतौर पर वहाँ शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए। बिल्कुल समीर जी, पैरा मिलिट्री फोर्सेस के ऊपर बहुत ज़्यादा आरोप लग रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि पैरा मिलिट्री फोर्सेस को भेजा ही जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ कब्जा करने के लिए है। कई विजुअल्स इस तरीके के वायरल हुए कि सेंट्रल फोर्सेस के जवान जो है बीजेपी के पर्चे बांट रहे हैं, बीजेपी को वोट दो की अपील करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि हम उसकी पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत कुछ वायरल होता रहता है। सोशल मीडिया की हर वायरल खबर सच भी नहीं होती है, लेकिन झूठ भी नहीं होती है, दोनों ही चीज़ें हैं। तो बहुत सी वायरल होती है, कहीं कोई बना लेता है, लेकिन अगर वो चीजें हैं तभी तो वीडियो बन रहा है, वीडियो बन रहा है। तो इसलिए कुछ ना कुछ तो मामला है, मतलब बिना आग के धुआं तो हो नहीं रहा है, तो बहुत सी चीजें हैं। अच्छा, वो जो विजुअल्स वायरल हुए उसका किसी भी तरीके से कोई खंडन भी नहीं आया, ना सेंट्रल फोर्सेस के तरफ से कोई खंडन आया कि हमारे जवान नहीं है, ना मिसलीडिंग का ठप्पा चुनाव आयोग ने लगाया। तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग ने भी मिसलीडिंग का ठप्पा नहीं लगाया तो इसका मतलब कि वो विजुअल ठीक से सही है, वरना तो सही विजुअल पे भी मिसलीडिंग का ठप्पा चुनाव आयोग लगा देता है। इसका मतलब ये, लेकिन राष्ट्रीय
जनता दल जो है समीर जी, उसने सुबह एक ट्वीट किया, बहुत गंभीर ट्वीट जो है वो राष्ट्रीय जनता दल का है। हमारी टीम से कहेंगे वो ट्वीट दिखा सकते हो, क्या लिखा है राष्ट्रीय जनता दल ने वो आप बता दीजिए। तो बहुत गंभीर बात जो है ये कही गई है। बिल्कुल, विजुअल्स भी जो उसमें लगाए गए हैं, यानी जो तस्वीरें जो वीडियो उसमें पोस्ट किया गया है, आरजेडी का ये ट्वीट है। लिखा गया है कि बंगाल चुनाव में 2,40,000 से ज़्यादा सीएपीएफ जवानों को तैनात किया गया है। ऐसा लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ। लोकतंत्र के लुटेरे लोक में खौफ पैदा कर आगे से आपके मत पर डाका डालेंगे, ठगी करेंगे। व्यापारी मानसिकता के दो लुटेरे नेता इस देश को अंधेरी गुफा में धकेल रहे हैं। अभी भी समय है, जाग जाइए। और ये वीडियो अगर देख सके हम लोग, ये जो पोस्ट किया गया है, ये कैसे वहाँ पर ये तस्वीरें हैं और इसकी ये वहाँ किस तरीके से जो सीएपीएफ है यानी सेंट्रल फोर्सेज हैं उनको वहाँ पर तैनात किया गया है। 2 लाख से ज़्यादा अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। 294 सीटों पर विधानसभा के चुनाव वहाँ हो रहे हैं और वहाँ के लिए इतनी तैनाती की गई है। अभी कल भी हम लोग किसी का जिक्र कर रहे थे, उनका कहना था कि लोकसभा चुनाव में टोटल इतने पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात नहीं किया गया जितने केवल बंगाल में भेजे। बिल्कुल, कल हम लोगों ने बाइट सुनवाई थी, तृणमूल कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी, और उनके प्रवक्ता क्या रहे थे कि लोकसभा चुनाव में 3.4 लाख यानी 3,40,000 जो थे वो सेंट्रल फोर्सेस पूरे देश भर में तैनात किए गए और अकेले बंगाल में 2,40,000 अभी तैनात किए गए हैं। तो यानी पूरे देश भर में जितनी आपने फोर्सेस तैनात की थी उसका आपने 2/3 से ज़्यादा जो है वो आपने अकेले बंगाल में इसको तैनात कर दिया। और ये कहा गया कि भाई अगर ये इतनी फोर्सेस आपके पास हैं तो इन फोर्सेस को मणिपुर भेजा जाना चाहिए था, जो मणिपुर आज भी चल रहा है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जिस समय झालमुड़ी खा रहे थे और सिक्किम में जाकर जिस समय फुटबॉल खेल रहे थे, तो ये समीर जी कहा जा रहा है कि आपको फुटबॉल खेलने का समय मिल गया सिक्किम में जाकर, लेकिन मणिपुर में आपको सेना भेजने का और सेंट्रल की फोर्सेस भेजने का समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं आज विश्वनाथ मंदिर में बनारस में आकर उन्होंने डमरू और त्रिशूल दिखाया है, डमरू बजाते हुए। वो शायद यही संकेत दे रहा है कि मणिपुर में अब जाएंगे। ये तो हिंदुओं की आस्था का अपमान है समीर जी, मजाक उड़ा रहे हैं। आप शिव बन गए हैं, मतलब आप काशी की नगरी में जाकर कोई भी बहुरूपिया वहां जाके कैसे बेच धर लेगा? या फिर वही है जो 5-5 पैसा मांगते हैं, शंकर जी का बेच धर के और 5-5 पैसा मांगते हैं, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। तो अब यही अगर कहते हुए मोदी जी गा रहे हैं दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, डमरू लिए हुए, ठीक है, वरना हिंदुओं की आस्था का अपमान कर रहे हैं। हिंदुओं की भावना इससे बहुत आहत हुई है नरेंद्र मोदी ने जो वेशभूषा आज काशी में धारण की है। बिल्कुल, वहाँ पर जो कुछ किया, लेकिन वहाँ सिक्किम में फुटबॉल खेलते हुए, लेकिन मणिपुर बगल में है और जो लगातार जल रहा है वहाँ पर जाने की फुर्सत नहीं है। पर बीजेपी इस बात को एक तरीके से स्वीकार भी करती है प्रधानमंत्री की, वो 24 घंटे चुनाव लड़ने और किसी भी कीमत पर चुनाव जीतने के लिए ही काम करते हैं, भले ही चुनाव हार जाए। पश्चिम बंगाल में 2021 में इससे भी कहीं ज़्यादा वहाँ पर एक दिखाई गई थी, एक उस चुनाव जीतने की कोशिश नज़र आई थी। दावा कर दिया गया था कि 200 से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं, लेकिन 100 सीट के नज़दीक भी नहीं पहुँच पाए। और कहा यह जा रहा है कि इस बार भी कमोवेश परिणाम वही आने हैं, उससे ज़्यादा सीटें नहीं आने वाली है, हो सकता है उससे कम ही हो जाए। परिणाम के बाद क्या कुछ होगा, लेकिन ये जो इतने बड़ी संख्या में मतदाता मतदान कर रहे हैं वो दिखा रहा है कि ये तृणमूल कांग्रेस को फायदा पहुंचाते हुए दिख रहे हैं। इसलिए क्योंकि लोग आ रहे हैं, डर है कि इस बार अगर वो वोट नहीं देंगे तो बीजेपी द्वारा नियंत्रित, भले ही वो संवैधानिक संस्था है, लेकिन उस पर आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है, वो संस्था इन लोगों के मताधिकार को ही छीन लेगी, ये डर उनमें है। तो जाहिर सी बात है कि वो वोट किसको देने आ रहे हैं ये पता है। बिल्कुल बिल्कुल, वोट किसको देने आ रहे हैं ये पता है साफ तौर पर, और लोग कह भी रहे हैं, मतलब खुलकर लोग बोल भी रहे हैं। तो हालांकि अब चूंकि चुनाव का समय, तो इस समय तो ये नहीं कहा जा सकता कि कौन किसको वोट देने के लिए आया है, लेकिन लोग स्पष्ट कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो अन्य राज्यों में किया है वो चीज़ें सामने हैं, तो हम उसको देखते हुए मतलब वोट देंगे। और बंगाली अस्मिता पे जो प्रहार है समीर जी, वो काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा मुद्दा बन गया है। और जिस तरीके से ये आरजेडी ने जो ट्वीट किया समीर जी, उसके ये उसी के विजुअल हैं कि किस तरीके से फोर्सेस जो केंद्र की लाई गई हैं ये दिखाया गया है। तो आप समझ सकते हैं ये वज्रवाहन सब खड़े हुए हैं
मतलब जो आतंकवादियों के से निपटने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वाहन, वो वाहन बंगाल की जनता से निपटने के लिए लगाए हैं, पूरी बंगाल को। तो पूरी बंगाल की जनता को ही आपने आतंकवादी एक तरह से कहा जाए घोषित कर दिया। और जिस तरीके से लगातार बयानबाजी आ रही है इनके केंद्रीय ऑब्जर्वर्स की, वो बहुत आपत्तिजनक है और बंगाल की अस्मिता पर चोट है। तो ये समीर जी संदेश जा रहा है कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर बंगाल की अस्मिता पर हमला कर रहे हैं जी। ये एक बड़ा संदेश जा रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पर दूसरे चरण के मतदान के बाद सीपीआई के नेता हैं डी राजा, वो क्या कह रहे हैं उनको भी सुनते हैं। लेकिन ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि बम्पर वोटिंग हो रही है और ये बम्पर वोटिंग से तृणमूल कांग्रेस उत्साहित है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में निराशा दिखाई पड़ रही है। और निराशा इसलिए दिखाई पड़ रही है, जो कहा महुआ मोइत्रा ने अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सुना कि ये रिवेंज वोटिंग हो रही है और ये चुनाव आयोग से बदला लेने के लिए, कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से उनके साथ एक वैमनस्य के रूप में काम किया है, एक दुश्मन के तरीके से उनको मतदाता सूची से उनके नाम हटाए हैं, उसका बदला लेने के लिए ये वो मतदान करने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। बहरहाल नतीजों में सब कुछ पता लग जाएगा, लेकिन ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि मतदाताओं का उत्साह वो किसको उत्साहित कर रहा है, बीजेपी को या तृणमूल कांग्रेस को। एक बार डी राजा को सुनते हैं, सीपीआई के नेता हैं, क्या कह रहे हैं बंगाल में दूसरे चरण के मतदान को लेकर। Starting from Prime Minister Modi to any leader in Bengal, they were so desperate, aggressive in conducting the campaign, not speaking on the genuine issues people of Bengal are facing or people of India are facing. Somehow their whole तो डी राजा सीपीआई के नेता हैं, क्या कह रहे हैं। हालांकि लेफ्ट फ्रंट भी वहां चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस भी लड़ रहा है और ये दोनों ही तृणमूल कांग्रेस को फायदा पहुंचा रहे हैं, कैसे, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। डी राजा जो कह रहे हैं, आपको बता दें कि उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी और बंगाल के अन्य बीजेपी नेता अपनी प्रचार मुहिम में बहुत ज्यादा बेचैन और आक्रामक थे और उन्होंने असली मुद्दों पर बात नहीं की। लेकिन बंगाल के लोग काफी समझदार हैं, मुझे उम्मीद है कि बीजेपी को हरा देंगे और इसके बजाय वामपंथी दलों को वोट देंगे। चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनाव निष्पक्ष, तटस्थ, स्वतंत्र और सही तरीके से हो। चुनाव आयोग अब सुनिश्चित कर रहा है कि कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो हम लोग देख रहे हैं। कुछ विजुअल्स भी अभी आपको दिखाएंगे कि वहां पर धांधली के कैसे आरोप लग रहे हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस और माफ कीजिएगा कांग्रेस पार्टी और वाम दलों की वजह से वहां पर तृणमूल कांग्रेस फायदे में दिखाई पड़ रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट बीजेपी को जाता, वो काफी हद तक वो इन दोनों पार्टियों की तरफ भी जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये भी हो सकता है समीर जी कि लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस की सीटें मिलाकर बीजेपी से ज्यादा हो जाएं। जी, ये भी हो सकता है। यानी बीजेपी जो है वो 20 से 30 के बीच में आकर सिमट जाए, इस तरीके की संभावनाएं भी व्यक्त की जा रही हैं। बाकी अब क्या संभावना है वो तो मालूम पड़ेगा। शाम को 5 बजे हम लोगों का एग्जिट पोल आएगा, उसमें बताया जाएगा कि एग्जैक्ट क्या है। और 4 तारीख को तो खैर स्पष्ट हो ही जाएगा कि क्या परिणाम है। लेकिन शाम 5 बजे हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़ेंगे और देखेंगे 5 राज्यों का जो एग्जिट पोल टीवी लाइव दिखाने वाला है कि क्या नतीजे आने वाले हैं। लेकिन जो सूचनाएं मिल रही हैं उन सूचनाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं ना कि इस समय घोषणा करना कोई ठीक नहीं है। लेकिन जो लग रहा है वो लग यही रहा है कि बीजेपी को वहां काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और जो डी राजा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता काफी ज्यादा बेचैन दिखाई दिए और उस बेचैनी की वजह से उनकी आक्रामकता ज्यादा हो गई। उस आक्रामकता का समझिए नुकसान बीजेपी को हुआ, चूंकि जनता बीजेपी के खिलाफ हो गई। एक तो ये कि आपने जिस तरीके से एसआईआर कराया, उस एसआईआर को लेकर ये साफ संदेश था कि ये मोदी जी ने ये चुनाव जीतने के लिए कराया एसआईआर इस तरीके से, और इसके जरिए बंगाली लोगों को परेशान किया गया। फिर पूरे देश भर में जिस तरीके से बांग्ला भाषियों को परेशान किया गया, पुलिस के जरिए परेशान कराया गया और उठा करके बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिए गए तमाम बांग्ला भाषी जो थे बंगाल के नागरिक, उससे भी एक संदेश गया कि ये बंगालियों को देश से बाहर करना चाहते हैं और अब की खाड़ी में फेंकना चाहते हैं बंगालियों को, ये संदेश भी गया। तो ये उल्टा बूमरैंग बीजेपी के लिए कर रहा है समझ जी। तो एक बड़ा चुनौती जो है वो पैदा हो गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसीलिए हमको लगता है कि ममता बनर्जी से नाराज लोग जो भी हैं, जो कट्टर ममता विरोधी हैं, वो
कम से कम बीजेपी को नहीं जाएंगे, उनके सामने अब दूसरा विकल्प वाम मोर्चा और कांग्रेस का मोर्चा है। बिल्कुल, वो एक बीजेपी को बाहरी पार्टी के तौर पर देख रहे हैं और ममता बनर्जी के बजाय वो बीजेपी को वोट देने से हिचकिचा रहे हैं, ये वहां पर तमाम मतदाताओं का कहना है और ये देखने में आ रहा है। एक महत्वपूर्ण बात ये भी अमलेंदु जी कि सबसे बड़ी जो चिंता बंगाल का जो एक प्रबुद्ध समाज है वो जता रहा है कि कैसे यहाँ पर जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको कैसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पूरी तरीके से केंद्रीय बलों पर निर्भर हो गई, केंद्रीय कर्मचारियों पर निर्भर हो गई है पश्चिम बंगाल की चुनावी व्यवस्था। यानी पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों को, वहाँ के कर्मचारियों को, अधिकारियों को आपने बिल्कुल एक तरीके से बेईमान या भ्रष्ट समझ लिया है। इस बात को लेकर भी वहाँ जबरदस्त नाराजगी है और ये जो एक संघीय व्यवस्था पर प्रहार के रूप में इसको देखा जा रहा है। तमाम प्रबुद्ध लोग हैं। आरजेडी के सांसद हैं मनोज कुमार झा, वो क्या कह रहे हैं, एक बार उनको सुनते हैं। और आरजे उनको मनोज झा को सुनते हैं। लेकिन इसको लेकर वहां पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी के खिलाफ जो माहौल बनाने में इस जो चुनाव आयोग की ये भूमिका रही है उसने भी बहुत योगदान दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सभी जी, बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में चुनाव आयोग की बहुत बड़ी भूमिका है और बीजेपी की जो हार होगी तो अपने कर्मों से तो होगी ही, जो भी होगी, लेकिन उसमें चुनाव आयोग की भी एक बड़ी भूमिका होगी। और जिस तरीके से समीर जी ममता बनर्जी खुद पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर उन्होंने एसआईआर पर खुद बहस की, उससे भी लोगों को लगा कि ये जो है एसआईआर के जरिए ज़्यादा गड़बड़ी की जा रही है, वरना एक मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट में जाकर बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां आई समीर जी, वो भी लगा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट से नहीं, किसी बीजेपी के पदाधिकारी की तरफ से इस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं, तो ये भी बड़ा अफसोस की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से टिप्पणियां ऐसी आती हैं कि आपको मतलब इस देश के संविधान की कोई चिंता ही नहीं है, आपके आम नागरिक के मौलिक अधिकारों की कोई चिंता ही नहीं है। मताधिकार जो है आम नागरिक का अधिकार है, उसकी रक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट संविधान का कस्टोडियन है। और अगर सुप्रीम कोर्ट संविधान का कस्टोडियन है और उसके बाद अगर 37 लाख लोग या 27 लाख लोग जो भी हैं वो बाहर कर दिए जाएं और उन्हें वोट डालने का मौका ना मिले, वो अपने कागज लेकर घूमते रहें, तो क्या ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की नहीं है कि वो संविधान की रक्षा करे? संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की ही है, लेकिन नहीं हुआ। तो बहुत सारे सवाल उठे कि यानी एक तरीके से कहा जाए कि अब न्याय की उम्मीद कहीं बची नहीं है। ये भी संदेश जनता में गया है समीर जी, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो रहा है, हमको ऐसा लगता है। बाकी जो होगा वो चार। और इसमें ममता बनर्जी अपने मतदाताओं को या पश्चिम बंगाल के लोगों को ये समझाने में सफल रही हैं कि उन्होंने एसआईआर में जिनके नाम कटे हैं उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए वो कहां तक जा सकती हैं। उन्होंने कहा भी था कि हम तो चुनाव आयोग के दफ्तर पर जाकर धरना देंगे, तो ये उनके अपने मतदाताओं के साथ वो पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ खड़ी रही, इसका उनको फायदा बिल्कुल मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निश्चित तौर पर 15 साल सरकार में रहने पर एंटी इनकम्बेंसी रहती है, सरकार के प्रति नाराजगी रहती है, लेकिन जब वहां दो विकल्प दिखाई पड़ रहे हैं तो ये देखने में आ रहा है कि वहां पश्चिम बंगाल के लोग ममता बनर्जी की बजाय वो बीजेपी को नहीं पसंद कर रहे हैं, ऐसा साफ तौर पर लग रहा है। हाँ, ये जरूर है कि जिन जगहों पर कांग्रेस पार्टी या वाम दल मजबूत है वहां शायद ममता बनर्जी को से जो नाराज वोट है वो ज्यादातर उनकी तरफ चला जाए, लेकिन बीजेपी की तरफ शायद वो न जा पाए। यानी कांग्रेस और लेफ्ट कई जगहों पर ढाल के रूप में खड़े हो सकते हैं, जिसका फायदा टीएमसी को मिलेगा। बहरहाल मनोज झा को एक बार सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं वो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है उसको लेकर। पीसफुल हो, लेकिन कुछ ऑब्जर्वर्स जो बाहर से लाए गए हैं अलग अलग बेसिस पे, जो बंगाल को समझते नहीं हैं, वो कुछ ट्रबल कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सीआरपीएफ के लोग, उन्होंने कहा कि कुछ गुंडे, फिर उन्होंने कहा नहीं गुंडे नहीं, सीआरपीएफ के कुछ लोग उनके एक कार्यकर्ता के घर गए जब बिना पुलिस को लिए, और जब गए वहां पर तो उसके परिवार के साथ मारपीट करी, उन्हें मारा गया, और इस बात की चाहे तो वो सबूत भी सामने रख देंगे। देखिए, पहले तो उम्मीद करें कि शांतिपूर्ण चुनाव हो, निष्पक्ष भी हो, बावजूद उसके कि जिसकी भूमिका है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की, उनकी भूमिका ही बहुत संदिग्ध हो गई है। मुझे चिंता आज उन लोगों की भी है, लाखों लोगों की जिनके केसेस अभी भी पेंडिंग है क्लियरेंस के लिए। उनमें से महज 1,000 का कल
क्लियर हुआ तो शायद वो वोट डाल पाएंगे। चुनाव के पश्चात अगर ये पता चला इनमें से कई और हजार बिला वजह पेंडिंग में थे, इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पे होगी? कोई जिम्मेवारी लेगा या नहीं? ये जिम्मेवारी विहीन लोकतंत्र में तब्दील हो गया। मैंने पहले भी जब आप लोगों से बात हुई थी, मैंने कहा था कि भाषाई हिंसा में इतना झोंक दिया गया है बंगाल का चुनाव, और टॉप लीडरशिप बीजेपी की, उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उससे जो पुलिस ऑब्जर्वर्स होते हैं उनको शर्म मिलती है। मैं परसों एक वीडियो देख रहा था एक पुलिस ऑब्जर्वर साहब का, मतलब सिनेमा थोड़ी है भाई, ये भारतीय लोकतंत्र है, इस प्रकार की जुबान नहीं बोली जाती है। यू आर ड्यूटी बाउंड, अपने संविधान के अहद लिए, शपथ लिए, और आप किस तरह की जुबान बोल रहे हैं, रील बनवा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि टॉप की शय है। और मैं स्पष्ट तौर पे कहूं, एक बीजेपी के ही एमपी ने मुझसे पूछा सुबह आज, मैंने कहा आप लोग बंगाल को अभी भी समझ ही नहीं पाते हो। कभी रविन्द्रनाथ टैगोर का स्वांग, कभी झालमुड़ी, और कभी सिक्किम जाके फुटबॉल खेलना। इन सब चीजों से आप सिर्फ बंगाल को समझ लेने का दावा करते हैं तो वो धाराशायी हो जाएगा। लेकिन सर किसने हाँ, तो ये यहाँ पर क्या जो आप जिन प्रतीकों के जरिए वहाँ चाह रहे हैं कि कभी रविन्द्रनाथ टैगोर बन रहे हैं, कभी वहाँ पर फुटबॉल प्लेयर बन जा रहे हैं, तो इन सब का वहाँ पर कोई महत्व नहीं दिखेगा आपको। पिछले चुनाव जिन लोगों को याद होगा 2021 का, प्रधानमंत्री ने तो वो कर दिया था जो शायद उसके पहले कोई प्रधानमंत्री ना किया हो, या किसी दूसरे देश में भी इस तरह के उदाहरण बड़े कम मिलते हैं। उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह से अपनी दाढ़ी बढ़ा ली थी, हालांकि बाद में फिर दाढ़ी सामान्य कर ली उन्होंने, लेकिन बिल्कुल रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह से। और अब वहाँ पर जाकर बीजेपी के नेता, कोई कह रहा है कि विवेकानंद ने कहा मुझे खून दो आज़ादी दूंगा, कोई कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने कहा। ये सारी चीज़ें वहाँ पर इन सब को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस लोगों में ये मैसेज देने में कामयाब रही है कि बंगाल की संस्कृति को ये कितना समझते हैं और कितना उसको जानते हैं, कितना उसका मखौल उड़ाते हैं। अब क्या कुछ करना है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के दूसरे नेता, उनको लग रहा है कि मछली लेकर खाएंगे तो उससे वोट मिल जाएगा, तो मछली लेकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मछली और मांस खाते हुए अपने वीडियो डाल रहे हैं। तो ये ऐसा लग रहा है कि वो इन तमाम चीज़ों में इतना उलझी हुई है कि उसको पता ही नहीं कि जो बंगाल के लोगों के सेंटीमेंट्स हैं उन तक हम कैसे पहुंच पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, बंगाल के सेंटिमेंट्स क्या हैं, बंगाली मानुष क्या सोच रहा है, और सबसे बड़ी बात समीर जी, हम लोग इसकी लगातार चर्चा करते हैं, ये बंगाली अस्मिता जो है, बंगाली उसके प्रति बहुत ज़्यादा सजग है, और बंगाली अस्मिता पर चोट बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब यहाँ जितने भी गए वो या तो गए उत्तर प्रदेश से या फिर गुजरात से, तो अब ये वहाँ जाकर ढोकला खिलाने की कोशिश करते हैं। मछली खाना अगर बंगाली छोड़ देगा, ढोकला खाएगा, तो बंगाल ही नहीं रह जाएगा। तो लेकिन उन्होंने कोशिश की कि तुमको ढोकला खिलाएंगे, मछली नहीं खाने देंगे, और उसका ज़बरदस्त तरीके से प्रतिवाद हुआ वहाँ, मतलब एक माहौल बना। तो ये बीजेपी के लोग असल में समझ नहीं पाए, यही कह रहे हैं। अब आगे की चुनाव में भी इनके लिए दिक्कत होगी। अब वहाँ मछली लेकर उत्तर प्रदेश में कैसे आएंगे, बनारस में और अयोध्या में? अब तो ये वायरल होंगे खूब। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में यहाँ इसको लेकर घर घर जाएंगे कि देखो ये मंगलवार के दिन मछली खाते हैं बीजेपी के लोग। कह रहे थे कि इन्हीं मछली और मांस के जरिए हम सनातन स्थापित करेंगे पश्चिम बंगाल। और चुनौती दे रहे हैं कि भाई हम ममता बनर्जी से 1 किलो ज़्यादा मांस खा सकते हैं। ये बीजेपी का मुख्यमंत्री चुनौती दे रहा है। तो ये चुनौतियाँ पता नहीं ममता बनर्जी को थी कि मोदी जी को थी, चूँकि अगर 1 किलो मांस वो खा सकता है समीर जी, मुझे नहीं मालूम कि कोई शरीफ आदमी 1 किलो मांस खा सकता होगा, लेकिन वो 1 किलो कह रहा है ममता बनर्जी से ज़्यादा खा सकते हैं, तो मोदी जी को ही चुनौती दे रहा होगा कि आपसे 1 किलो ज़्यादा मांस खा सकते हैं। तो ये पता नहीं, वो जाने, उनका काम जाने, जो भी चुनौती दे रहे थे। लेकिन ये वहाँ मसला बना, और उत्तर प्रदेश में भी ये मसला बनेगा कि मंगलवार के दिन ये लोग मछली खाते हैं, ये चंदन लगा के गेरुआ पहन के, तो ये भी एक बनेगा। तो आप समझ सकते हैं, अब वो बता रहा है कि अगर बीजेपी हार जाएगी तो सनातन हार जाएगा। यानी सनातन जो है जब से बीजेपी आई है तब से है, 1980 से सनातन है, उससे तब से तो छोड़िए, लेकिन सनातन जो है मछली खाने से ये हैरानी की। हाँ, मछली खाने से मांस खाने से बच जाएगा। तो अभी सनातन बचाने के लिए, सनातन बचाना जरूरी है, मछली खाना जरूरी है, ये नारा बीजेपी ने दे दिया। इसका मतलब
सनातन अगर बचाना है तो मछली खाना जरूरी है। अब ये नारा दे दिया बीजेपी ने। प्रदेश में और अयोध्या और बनारस में भी अब देना पड़ेगा। बहरहाल आगे क्या होगा, लेकिन अभी जो चल रहा है उस पर बात करते हैं। इधर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और पश्चिम बंगाल के लोगों से को संबोधित करते हुए क्या कुछ लिखा है उन्होंने, एक बार देखते हैं। वो लिख रहे हैं और ये आशंका जता रहे हैं कि अब क्या होने वाला है। चुनावी राहत खत्म, महंगाई की गर्मी तैयार। 29 अप्रैल के बाद देखिए पेट्रोल डीजल सब महंगे होंगे। जब तेल सस्ता था मोदी सरकार ने अपना मुनाफा रखा, अब महंगा है तो बोझ आप पर डालेगी। सस्ते की लूट मचाती सरकार, जनता को बस महंगाई की मार। और ये बिल्कुल बंगाल के लोगों को भी पता था और देश के लोगों को भी कि केवल यही बस चुनाव होने दीजिए, उसके बाद डीजल और पेट्रोल पर क्या मार पड़ने वाली है, कीमत कहाँ जाने वाली है। बहरहाल अभी 29 शाम को 5 बजे ही घोषणा हो जाएगी। आप देखिएगा कि बढ़ गए हैं डीजल और पेट्रोल पर दाम 25 रुपए। आज शाम को ही हो जाएगी, देखते रहिए। देखते हैं अब क्या होता है, चूंकि इसको लेकर बहुत सारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इस तरह की आशंका जता रहे थे। जो बात अभी राहुल गांधी कह रहे हैं तो इसकी आशंका जताई जा रही थी। अब 5 बजे के बाद क्या होता है कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं, या ये भी हो सकता है कि 10-20 रुपए कम कर दिए जाएं। संभावना कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम बेहतर की संभावना जता सकते हैं कि कम कर दिए जाएंगे। बहरहाल यहाँ कुछ वो तस्वीरें भी देख लेते हैं जो लोग मतदान कर रहे हैं। तमाम जगहों से धांधली की तस्वीरें भी आ रही हैं, लेकिन कुछ VIPs भी वोट डाल रहे हैं। तो ऐसी कुछ एक विजुअल्स हमारे पास हैं, हम देखते हैं। और सौरभ गांगुली, हाँ जी हाँ, तो ये सौरभ गांगुली वहाँ पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं और डाल रहे हैं वोट, देखते हैं। हालांकि पत्रकारों से बात तो उन्होंने की, क्या कुछ कहा है वो भी सुनेंगे। ये देखते हैं विजुअल वहाँ जब वोट डालने पहुँचे वो। कैमरा थोड़ा सा नीचे कर देना। दादा क्या फर्क देख रहे हैं पिछले चुनाव में, इस बार के चुनाव में? ये सब मुझे मत पूछिए, मैंने अपना वोट दे दिया है बस। मैं पूछ रही हूँ कि क्या फर्क है, मतलब लोग बढ़ चढ़कर क्योंकि भागीदारी अपनी निभा रहे हैं। इस बार का वोट डालना होगा, अब क्या मान रहे हैं कितना होगा? देखते हैं, शाम तक पता चलेगा। बट प्रीवियस फेज में भी बहुत सारे हुए थे 90% के ऊपर, तो देखते हैं आज शाम तक पता चलेगा। मुद्दों को लेकर क्या करना चाहिए? नहीं, ये सब बाद में बात करेंगे। आज वोट दीजिए। आपने वोट दिया कि नहीं? मेरा यहाँ नहीं है दादा। अच्छा, तो ये सौरभ गांगुली बहुत स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं भाई वो राजनीतिक व्यक्ति तो है नहीं, ये सब हमसे मत पूछिए। और हमने अपना वोट डाल दिया, और वोट कहाँ डाला तो ये नहीं बताया जाता है, गोपनीय गुप्त मतदान होता है। तो बहुत स्पष्ट तरीके से बहुत सारी तस्वीरें ये आ रही हैं वोट डालने की, लेकिन धांधली की तस्वीरें भी आ रही हैं। और धांधली के लिए ये आरोप लग रहे हैं कि जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस, केंद्रीय बल हैं, केंद्रीय कर्मचारियों को भेजा गया है दूसरे राज्यों से, वो इसीलिए भेजे गए हैं ताकि वहाँ पर वो धांधली करा सके। बिल्कुल इसीलिए भेजे गए, धांधली करा सकें। और समझिए उनसे काम नहीं चल पा रहा है तो मशीनें खराब कराई जा रही हैं। 12 नगर एक जगह है, वहां से विजुअल आया है, वो हम लोग दिखाएंगे भी। नागरिक जो हैं, मतदाता, वो अपना रोष प्रकट कर रहे हैं कि सुबह से खराब है EVM। और अपनी टीम से हम कहेंगे, वो विजुअल है वहाँ के मतदाता जो कह रहे हैं, उसको भी हम लोग सुन सकते हैं। मतदान आयोग पता नहीं कौन सी तैयारी कर रहा है। और एक सीट पे तो आया कि 5 बार EVM बदली गई, उसके बाद भी काम नहीं कर रही है। तो ये भाई इसी चरण में क्यों रहा, पहले चरण में क्यों नहीं मशीनें खराब हुई? मतलब लू लगती है मशीनों को, तो इसी चरण में क्यों लग रही है, पहले चरण में क्यों नहीं लगी? जबकि आज तो वहाँ मौसम ठीक भी हो गया, बारिश हुई है, यहाँ भी बारिश हुई है, दिल्ली में भी समीर जी। तो अब ये अगर वहाँ लू लग रही है मशीनों को तो ये समझा जा सकता है। तो ये कहा जा रहा है, ये आरोप है कि जहाँ केंद्रीय बलों के जरिए जो है वो गड़बड़ नहीं कराई जा पा रही है, तो वहाँ मशीनें खराब कर दी जा रही हैं। ये विजुअल है, समझिए। बिल्कुल, इसको थोड़ा बड़ी फुल स्क्रीन पर देखते हैं कि कैसे वहाँ पर मशीन खराब होने के कारण लोग परेशान हैं और शिकायत कर रहे हैं। খারাপ হচ্ছে এখানে মেসি বারবার খারাপ হচ্ছে।
ভোট বন্ধ ইয়া মেশিন খারাপ হয় 4 বার এটা কি সন্ত্রাস নয়? 20টা গাড়ি নিয়ে এমনি তো ভোটাররা ভয় পেয়ে যাবে। কি হচ্ছে বলুন? वोट नहीं देने सकता है। क्यों नहीं देने देता? अरे मशीन खराब है, 4 मशीन पड़ रहा है। नंबर क्या है? 5 बार 72 नंबर 5 बार। अभी भी मशीन खराब है, पोलिंग खराब है, वहाँ पर खड़ा है सब ओल्ड जो लोग है, सोचिए 70-80 साल का, सब खड़ा है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या बोल रहे हैं? सेक्टर ऑफिस को 5 बार आया, चेंज किया, लेकिन नहीं हुआ। 5 बार आया, घर चला जाता सब घर। লাইনে 7টা থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলাম, লাইন টানছেও না, সব মেশিন সব বলছে মেশিন খারাপ, মেশিন বারবার বলছে খারাপ। सब पोलिंग नंबर है 72 7টায় লাইন দিয়েছি, 3 বার মেশিন খারাপ হয়েছে, মেশিন চেঞ্জ হচ্ছে না। একবার ওইটা तो ये वहाँ पर किस तरीके से मशीनें ख़राब है, 4-4, 5-5 बार बदली जा रही हैं, शिकायतें हो रही हैं। देख रहे हैं हम लोग अमलेंदु जी की बुज़ुर्ग लोग, महिलाएं और फर्स्ट टाइम वोटर्स जो लड़कियां हैं वहाँ पर वोट देने के लिए आई हैं। अब वहाँ पर उस आधे दिन तो उनका बीत गया, उसके बाद क्या वोट देंगी? और 4 बार 5 बार जब मशीन बदली जा रही है, ठीक की जा रही है, फिर ख़राब हो रही है, तो आगे वो कितनी ठीक हो पाएगी? आम मतदाताओं के लिए तो वहाँ स्कूटर मोटरसाइकिल पर भी पाबंदी लगा दी गई है और व्यवस्था इस तरीके की गई है कि मशीनें वहाँ पर ख़राब हो रही हैं। मशीनें ख़राब होनी है और बता रहे हैं कि 5-5 बार आके बतला गया, उसके बाद भी मशीन चालू नहीं हो रही है। तो ये जानबूझकर जो है समीजी ये आरोप लग रहे हैं कि इसको ये मतलब ख़राब की जा रही है मशीनें, वरना ऐसा कैसे है कि 5 बार आप ठीक कर रहे हो, मशीन ठीक नहीं हो रही है। तो ये इसका मतलब बीजेपी क्या हार स्वीकार कर चुकी है? अब ये इस तरह की बातें भी चल रही हैं समीजी की बीजेपी हार स्वीकार कर चुकी है। बहरहाल अब जो भी है वो देखा जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, लेकिन इतना ज़रूर निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि चुनाव दूसरी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चूँकि अभी चुनाव चल रहा है तो इसलिए कोई भविष्यवाणी या कोई मत प्रकट नहीं किया जा सकता किस तरफ चुनाव जा रहा है नहीं जा रहा है, लेकिन जो ये जनता का रिएक्शंस आ रहे हैं और जिस तरीके से केंद्रीय ऑब्जर्वर वहाँ जाकर बातें कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो भाषा है, वो बता रही है, वो बैरोमीटर है एक तरीके से। अब प्रधानमंत्री समीर जी गए, हाँ वो भी दिखा देते हैं, दिखा से शायद उन्होंने किया, बनारस से ट्वीट किया है और वो भी दिखा देते हैं। लेकिन समीर जी जो सिक्किम में जाकर जिस तरीके से फुटबॉल खेल रहे थे, एक तो वो बहुत भौंडी नकल जो थी वो राहुल गांधी की थी, चूँकि राहुल गांधी का जो था वो फुटबॉल खेलते हुए विजुअल जो थे वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आए थे, तो आप पहुँच गए। लेकिन इसके ज़रिए आप बंगाल को संबोधित कर रहे थे फुटबॉल खेलने के ज़रिए, कि फुटबॉल प्रधानमंत्री फुटबॉल भी खेलते हैं। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो प्रधानमंत्री नहीं कर सकते हैं, ये बताने के लिए तो ये बंगाल को संबोधित करते थे। चूँकि मोहन बागान जो है वहाँ का काफ़ी फेमस है और वो फुटबॉल के लिए क्लब है, फुटबॉल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये बताना चाहते हैं कि भाई बंगाल से बड़ा प्यार है, बचपन से ही बंगाली बनना चाहते थे। बंगाल में बड़ा लोकप्रिय भी है फुटबॉल, तो ये बताना, हालांकि वही कह रहे थे मनोज झा की इन सब में बड़ी देर कर दी, और ये बंगाल है, वहाँ आप झालमुड़ी, रविन्द्रनाथ टैगोर और फुटबॉल प्लेयर बनकर या आप वहाँ के लोगों को उनका दिल नहीं जीत सकते हैं। वो तो यही देख रहे हैं कि कैसे आप बंगालियों के नाम वोटर लिस्ट से कटवा रहे हैं, वहाँ पर बंगालियों के ऊपर आप उनका जो बंगालीपन है उसको आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें उनके अंदर ये उसको ज़्यादा मजबूती के साथ देख रहे हैं और इन सब चीज़ों को लेकर उनको बीजेपी पर भरोसा अभी भी नहीं हो रहा है। ये मनोज झा का ये कहना था और वो चीज़ें दिखाई भी पड़ रही हैं। इसीलिए इस पूरे चुनाव में बंगाल बनाम बाहरी ये मुद्दा बहुत ही हावी रहा। बीजेपी के लोग इसमें उलझते भी गए और उस उलझन में उन्होंने वो सब कुछ किया है जो उनको बंगाल के बाद वाले चुनाव में, खासतौर से उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में जब चुनाव होंगे तो उनको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, या फिर जब उनसे ये सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब उनको फिर भारी पड़ेगा। यानी समीर जी, माया मिलीना राम वाली कहावत है उसको बीजेपी चरितार्थ करती दिखाई पड़ती है। यानी मछली भी खाई और बंगाल चुनाव भी नहीं जीते और जाकर यूपी और हारेंगे।
इसी मछली, यानी ये मछली का कांटा जो है ये बीजेपी के गले में फंस गया है, ये समझ में आ रहा है। बिल्कुल, ये समझ में आ रहा है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन अभी तक जो चुनाव के रुझान दिखाई पड़ रहे हैं मतदान के, वो बता रहे हैं कि बम्पर वोटिंग इस चरण में भी होनी है जैसे पहले चरण में हुई थी। बने रहिए आप डीवी लाइव के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। आपको चुनाव से संबंधित अपडेट्स आपको फिर देंगे। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते